नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और स्वदेश आर में हमारा फोकस रहता है देश, दुनिया, मार्केट और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। तो सौमित्र, शुरुआत करेंगे आज की बिग स्टोरी के साथ। बिल्कुल, आज की बिग स्टोरी है क्रिप्टो करेंसी, जहां पर फोकस हमारा ही नहीं बल्कि सरकार का भी बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस समय अचानक ही काफ़ी चर्चा होने लगी है। इस बात की सुगबुगाहट होने लगी है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उसके लिए कोई रेगुलेशन लाया जा सकता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक ज़्यादा कन्विंस नहीं है। उसकी अपनी चिंताएं हैं जो अपनी जगह वाजिब भी दिखाई देती हैं। चलिए, तो ऐसे में क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में कोई लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है जिससे उसके साथ जुड़े रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस किया जा सके? हालांकि इसे लेकर संसद की स्थायी समिति में चर्चा हो चुकी है, जिसमें यह निकलकर सामने आया था कि कमेटी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता है, इसकी जगह इसे रेगुलेट करना चाहिए। अब बस देखना यह है कि सरकार अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क लेकर आती है तो वो किस रूप में आएगा। बिल्कुल, और इसी विषय पर क्रिप्टो करेंसी का भारत में क्या भविष्य होने वाला है, आखिर कैसे सरकार इस पर आगे बढ़ सकती है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रमेश कैलासम, जो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं indiatech.org के। बिल्कुल, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नैमिष सांघवी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉइन क्रंच इंडिया। आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन हम चर्चा शुरू करें इससे पहले मेरी सहयोगी तमन्ना इनामदार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई है। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। तमन्ना, बताएं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आपके पास क्या है? क्रिप्टो करेंसी में निवेश एक नया फैशन बन गया है। बहुत सारे लोग इसमें आप निवेश कर रहे हैं, अकाउंट खुलवा रहे हैं और ये एक चिंता का विषय भी बन गया है कई सरकारी अथॉरिटीज़ के लिए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने कई मीटिंग्स की है सरकारी अथॉरिटी से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और एक पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें ये तय किया गया है कि किस तरह का रेगुलेशन किया जाए इन पर, ना कि बैन किया जाए। तो ईटी नाउ नेटवर्क को सूत्रों के हवाले ये खबर मिली है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अपनी तरफ से ये प्रपोज कर रहे हैं कि जो भी रेगुलेटर बनेगा क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को ओवरसी करने के लिए, वो कोई भी करंट रेगुलेटर ना हो। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ सेबी या आरबीआई के हाथ में ना दी जाए, बल्कि एक नया रेगुलेटर बनाया जाए जिसमें आरबीआई और सेबी की बाकायदा रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की भी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि इस बॉडी को ये पूरा इन्वेस्टमेंट का तरीका और ये पूरी टेक्नोलॉजी समझ में आए और वो उस प्रकार से इस पर डिसीजंस ले सके। दूसरी बात, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कहने को तैयार है या एक उनका लास्ट माइल रिजॉर्ट है और एक प्रपोजल है कि अगर कुछ और ना माना जाए तो ये भी करने को तैयार है कि वो एक्सचेंज में कितना निवेश होगा उस पर लिमिट लगा सकते हैं अलग अलग पैरामीटर के तौर पर, क्योंकि इस वक्त ये चिंता जताई जा रही है कि बहुत सारे लोग अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं उसको समझे बिना। दूसरी बात जिस पर चर्चा हो रही है अनेक प्रकार की सरकारी एजेंसियों के साथ, वो है एडवर्टीजमेंट्स को लेकर। हाल ही के क्रिकेट मैचेस में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बहुत सारे एड्स चले हैं और इसमें ये मैसेज दी गई है कि आप थोड़े रकम में भी निवेश कर सकते हैं और इस पर बहुत लाभ कमा सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इस वक्त एस्की के साथ चर्चा में है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की बात हो रही है जो हर क्रिप्टो करेंसी ऐड के बाद में चले और निवेशकों को बताए कि इसकी हानि भी क्या है और इसकी रिस्क भी क्या है। साथ ही कुछ एक्सचेंजेस अब ये तय कर रहे हैं कि वो अपनी एड्स की जो मैसेजिंग है उनको थोड़ा बदल दे, ना कि ये कहे कि आप हमसे क्रिप्टो करेंसी खरीदें या थोड़े पैसों में खरीदें और खूब लाभ कमाएं, लेकिन समझाने की कोशिश की जाएगी कि ये आखिर है क्या और इसमें किस तरह से सुरक्षित तरीके से निवेश किया जाए। ये सारे प्रपोजल्स ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जब क्रिप्टो करेंसी पर एक रेगुलेशन आनी है। पार्लियामेंट के सेशन में शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल आना है और इस वक्त ये सारे एक्सचेंजेस अलग अलग एजेंसियां से मिल रही हैं और अपनी बात बता रही है जिसमें ये सारे प्रपोजल्स हैं।
बहुत शुक्रिया तमन्ना, उस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। हमारे दोनों ही मेहमानों को शामिल करते हैं, रमीश और नैमेश जी को। रमीश जी, आपसे जानना चाहूँगा पहले कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेटर बनने की बात हो रही है। तमन्ना जो एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई हैं ईटी नाउ स्वदेश के लिए, उसमें यही एक फ्रेमवर्क चर्चा में आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर रेगुलेटर बना तो वो किस तरह का हो सकता है? स्वामी जी धन्यवाद। कुछ महीने पहले जब सरकार ये सोच रही थी फरवरी में कि इसे बैन होना चाहिए, तब हम लोगों ने इंडिया टेक की तरफ से एक व्हाइट पेपर निकाला था और एक प्रपोजल भी निकाला था जो हम इंडस्ट्री के कंसल्टेशन पे बनाए थे। इसमें हमने सरकार को और रेगुलेटर्स को, आरबीआई हो, सेबी हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी हो, हमने ये लिखा था कि अगर हम रेगुलेशन नहीं लाते हैं तो फ्रिंज प्लेयर्स जो हैं और जो मिसयूज का इसका जो पोटेंशियल है, वो प्लेयर्स इसकी काफी मिसयूज करेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो जेन्युइन जो लेजिटिमेट बिजनेस हैं वो सफर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इस क्षेत्र में काफी इनोवेशन की गुंजाइश है और भारत जो है इसमें, जो हमने फर्स्ट आईटी वेव में जो आईटी 1.0 हमने किया था, जहां पे बहुत सारे डेवलपर्स आए हैं, बहुत सारे बैक ऑफिस बने थे इंडिया में, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दूसरा वेव बन सकता है, ये पोटेंशियल था। लेकिन बैन की जो सोच थी, हमें उनसे मूव करना था और हमने ये प्रपोज किया कि जो आरबीआई है वो अपनी जगह सही है कि उसे लीगल टेंडर का कंपटीशन आ रहा दिख रहा था जो क्रिप्टो करेंसी की तरफ से आ रही थी। तो हमने ये रेकमेंड किया था कि रेगुलेशन जरूरी है और रेगुलेशन में हम इसे एसेट क्लास का दर्जा दें। भले ही हम किसी भी तरीके से इसको रेगुलेट करें, आप कमोडिटी से कुछ ले लीजिए, गोल्ड से कुछ ले लीजिए और एसेट स्टॉक्स वगैरह से रेगुलेशन से कुछ ले लीजिए, लेकिन जब हम इसे करेंसी का दर्जा नहीं देते हैं तो जो 90% जो इशू है इनसिक्योरिटी की कि ये लीगल टेंडर का कंपटीशन बन सकता है, वो चली जाती है। और दूसरी चीज, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर फ्रॉड्स वगैरह हो सकते हैं, उसको कर्टेल करने के लिए भी रेगुलेशन जरूरी है। तो हमने ये रिकमेंड किया था कि इंडियन फाउंडेड, इंडियन डोमिसाइल्ड एक्सचेंजेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए इसको डील करने के लिए, और ऑथराइज डीलर का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि कितना इन्वेंट्री बाहर से आ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, एएमएल, एफएटीएफ, ट्रैवल रूल वगैरह सबकी हमने डिटेल से इसमें डिस्कशन की हुई है और केवाईसी के बारे में भी हमने किया था। इसको लेके काफी चर्चा हुई सरकार में और काफी चर्चा हुई रेगुलेटर्स के यहाँ पे भी, और उसके बेसिस पे अभी काफी मतलब पॉजिटिव न्यूज है कि सरकार रेगुलेशन की तरफ सोच रही है। हमने ये भी कहा था कि हम ग्रेजुएटेड रेगुलेशन यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीज एक ही बार में हम पूरा परफेक्ट सोल्यूशन लेके आए, क्योंकि दुनिया भर में इसमें भी सारी सरकारें जो है ग्रेजुएटेड अप्रोच में जा रही हैं और हर कोई बैन नहीं कर रहा है, हर कोई इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत भी करना चाहिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम ये नहीं कहते कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो, हम खुद ही बेस्ट प्रैक्टिस इसमें ला सकते हैं। हमारे पास वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एसेट क्लासेस के लिए, उसमें से हम बोरो कर सकते हैं। टैक्सेशन क्लैरिटी हो या फिर उसमें किस टाइप की कॉइन्स, किस टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हम अलाउ करें। बाहर में 13-14 हजार क्रिप्टो करेंसीज और कॉइन्स हैं, उसमें सिर्फ 100-150 अगर हम अलाउ करते हैं या 200 अलाउ करते हैं जो आज की डेट में ट्रेड हो रही है भारतीय एक्सचेंजेस में, हमारा ये कहना था कि उसकी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म भी सरकार के साथ और इंडस्ट्री के साथ मिलकर तय होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है वो फंडामेंटल बेसिस बने और बाकी जो है इंडियंस जो है इस इन्वेस्टमेंट क्लास ऑफ एसेट्स जो दुनिया भर में हर कोई ट्रेड कर रहा है और हर कोई ओन कर रहा है, उससे वंचित ना रहे। तो रमेश जी, आपको लगता है कि लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी ज़रूरत है? नमिश, मैं आपके पास आऊं और आपकी राय जानूं उससे पहले रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक इवेंट में फिर से ये बात को दोहराया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर से जुड़ेंगे उसके बाद इस चर्चा में। The discussion which is now taking place in the public domain, I think the discussions need there is a need for much deeper discussion. When the central bank says that we have serious concerns from the point of view of macroeconomic and financial stability, there are deeper issues involved. There are far deeper issues involved which form part of this, what I have been saying, macroeconomic and financial stability. I am yet to see serious, well-informed discussion in the public space on these issues.
The discussions are that, it's a new technology, we should capitalize on it. And I have said it earlier, this technology is more than 10 years old. The blockchain technology is nothing new. It did not come yesterday. It has been there for 10 years. The technology, I have said this before, the technology can grow and will grow without cryptocurrencies or whatever name you use to describe cryptocurrencies. So at this point, I would only like to say that when the Reserve Bank of India, as the central bank of the country, which is entrusted with the responsibility of maintaining financial stability, when the Reserve Bank, after due internal deliberation, says that there are serious concerns on macroeconomic and financial stability, there are deeper issues which need much deeper discussion, much more well-informed discussion. चलिए, तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर कहते हुए कि गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, लेकिन अब मैं नैमिष जी के पास आना चाहती हूँ। नैमिष जी, आपने सुना आरबीआई गवर्नर को भी, और इससे पहले रमेश जी ने भी अपने जवाब में काफी विस्तार पूर्वक बताया है कि क्यों लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है, क्यों एक तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो क्रिप्टो एसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली सारे प्लेयर्स एग्री करते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं एंड द थिंग इज कि जो क्रिप्टो करेंसी हम बोलते हैं, जो उनके फायदे है एज अ करेंसी, वो हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है। हमारी बैंकिंग सिस्टम काफी रोबस्ट है, हमारी रीच जो है, जो लोगों को अनबैंक्ड को बैंक कराना है, वो जो रीच है वो भी हमारी काफी अच्छी है। तो हमें पेमेंट सिस्टम के लिए क्रिप्टो करेंसी की जरूरत नहीं है। इट इज रिजर्व्ड कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, दूसरे कंट्रीज है जहां पे बैंकिंग सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे वो ज्यादा फायदा कर सकता है। सो उस पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूंगा कि एज एन एसेट इसको रेगुलेट करना ही सही रहेगा। तो आई कंप्लीटली एग्री विद रमेश जी। जो एक चीज मैं थोड़ा सा मना करूंगा वो है कि थोड़ा सा डिफर करूंगा वो है कि हम एक्सचेंजेस पे ये डेफिनेशन ना लगाए कि वो कितना उनका कोटा रह सकता है या कहाँ से कितने एसेट वो लोग लिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज बट उसकी जगह पे हम उनके ऊपर ये लगाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दे कि एजुकेट करने की, कि वो कुछ भी लिस्ट कर सकते वो चाहे, लेकिन उसके अराउंड एक एजुकेशन देना इन्वेस्टर को बहुत जरूरी, उसको जरूरी बनाना अगर हम कर सकते, मैं ये पर्सपेक्टिव सोचता हूँ। बिल्कुल, एक नया ये एसेट क्लास है और इस पर अभी चर्चा हो रही है। एजुकेशन की बात जैसा कि नैमिष ने की वो होनी चाहिए। लेकिन रमेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में इसको एसेट क्लास का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है, आप इससे खरीद फरोख्त नहीं कर सकते चीज़ों की, ये करेंसी नहीं है। भारत में आपको क्या लगता है किस फॉर्म में क्रिप्टो को आना चाहिए? इसको लीगल टेंडर के तौर पर मंजूरी मिलनी चाहिए या फिर एसेट क्लास का दर्जा ही देना ठीक रहेगा? देखिए, इंडस्ट्री का पूरा ये मानना है कि कोई इसे लीगल टेंडर का दर्जा देना नहीं चाहता। आई मीन हर कोई जो है वो कह रहा है कि जैसे नमिश ने भी कहा था कि हमारा जो देश है इसमें हमारी टेक्नोलॉजी यूसेज फिनटेक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में काफी आगे बढ़ चुकी है। चाहे वो यूपीआई हो, कुछ भी हो, आज एक सब्जी वाले से लेके पान दुकान से लेके हर जगह में डिजिटल पेमेंट्स हो रहा है। तो जो देश डिजिटल पेमेंट्स करते नहीं है उनके लिए शायद ये अलग दिखेगा, लेकिन क्रिप्टो का जो यूसेज है डिजिटल फॉर्म में करेंसी के तौर पे, वो भारत में यूज केस कम है। लेकिन जो एसेट क्लास है और जो यूसेज है बियॉन्ड करेंसी वो काफी ज्यादा है, और उसमें जो है सारी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं और इंडस्ट्री जो है वो उनका ये मानना है कि इसे एसेट क्लास का दर्जा अगर हम दे दें तो काफी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाएगी लीगली और एनफोर्सेबिलिटी के तौर पे। दूसरी चीज जो है सरकार का और रेगुलेटर का ये मानना है कि जो उनका जो है वो गेटकीपर है, उनको ये देखना है कि कितना फॉरेन करेंसी इसमें यूज हो रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में हर जो इंडस्ट्री है उसमें एक लिमिट तय है कि कितना अलाउड है कितना नहीं है। यहाँ पे जो है आपके पास वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा हो गया सिनेरियो कि कहीं पे ये आइटम नेम्ड नहीं है। मतलब आज अगर एक्सचेंजेस के तौर पे अगर हम कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन भी देखते हैं तो उनको पता नहीं है कि किनको रिपोर्ट करना है। आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में स्क्रॉल डाउन करें फिननेट में, उसमें कहीं कोई आपका कैटेगरी ही नहीं है। तो मुझे अगर कुछ गलत भी होता दिखता है तो मुझे रिपोर्ट करने के लिए पता नहीं कि किसको रिपोर्ट करना है। तो रेगुलेशन जो है वो बेसिस
बन जाता है इन सब चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि मिसयूज की वजह से जो लेजिटिमेट इंडस्ट्री है वो सफर ना करे। ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो ये तो लीगल फ्रेमवर्क की बात हुई है, लेकिन बात यहाँ पे साक्षरता को लेकर भी है, जागरूकता को लेकर भी है। तो नैमिष, ये बताएं हमें कि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के एड्स जारी करते रहते हैं कि फलाना राशि में जो है आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है क्रिप्टो को लेकर थोड़ा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है इन सबसे पहले? About the education, it is very simple. मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जिनको इंटरेस्ट है क्रिप्टो में, उनके लिए हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेज होने चाहिए, उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। या जो भी हमारे जैसे कि एक आध एक्सचेंज है इंटरनेशनल, इनफैक्ट इंडियन एक्सचेंज भी है शायद, जो जिसमें आप कोई नए कॉइन में इन्वेस्ट करने जाते हो जो उन्होंने अभी अभी लिस्ट किया है या जिसके बारे में ज्यादा थरो इन्फॉर्मेशन नहीं है आउटसाइड, तो वो एक फॉर्म साइन कराते हैं आपसे, जहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट भरनी है, आपको पढ़ना है एंड यू हैव टू चेक इट कि आप समझ रहे हो कि ये एक नया कॉइन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वॉलेटाइल है, एक दिन में आपका 50% गिर सकता है। ऐसे क्लियर मैसेजिंग है वहां पे जिसको आप टिक करते हो। अब ये वर्नैक्युलर मीडियम से, माने कि अलग अलग लैंग्वेजेस से जो हमारे एक्सचेंजेस है उनको हमारे यूजर्स को भी ये बताना चाहिए कि भाई अगर आप बिटकॉइन में पैसे डाल रहे हो तो बिटकॉइन 10 साल 12 साल पुराना है और ये उसकी वो रही है, तो आप इतनी चीजें अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन अगर आप डॉज कॉइन या शिबा इनू में डाल रहे हो तो भैया वो 1 साल पुराना कॉइन है और उसमें इतनी वॉलेटिलिटी आ चुकी है, तो आप ये चीज समझ रहे हो, उसके बाद ही आप उसमें पैसा डाल सकते हो। बिल्कुल। तो दोनों ही मेहमान हमारे ये बता रहे हैं कि एजुकेशन की भी ज़रूरत है और रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कैलासम जी और नैमिष सांघवी जी आज कार्यक्रम में शामिल होकर अपना नज़रिया देने के लिए। चलिए बात करेंगे बाजार की, जहां हमने देखा कि शुरुआत तो अच्छी हुई थी आज, लेकिन उसके बाद आखिरी घंटे में बिकवाली बाजार पर हावी हो गई और निफ्टी 18,000 के नीचे फिसल गया। सेंसेक्स और निफ्टी, साथ ही बैंक निफ्टी हमने देखा करीब 400 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैसा था दिन भर का कारोबार और सबसे ज़्यादा एक्शन कहां दिखा, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो बाजार जो था ओवरऑल रेंज बाउंड दिखा, लेकिन जो आखिरी घंटे थी वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा देखने मिला। निफ्टी पकड़ ले तो लगभग 125 पॉइंट डेज के हाई लेवल से जो है गिरावट देखने मिला और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो जो लेवल था 18,000 पॉइंट्स का, उससे नीचे बंद हुआ है। तो एक साइकोलॉजिकली जो है वेडनेसडे को जाते हुए, याद रखिए वेडनेसडे के बाद थर्सडे को एक्सपायरी है, तो एक साइकोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे जो है आपके निफ्टी इंडेक्स बंद हुई है। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी भारी दबाव देखने मिला है और उसमें लगभग 400 पॉइंट का जो है गिरावट हाई से देखने मिला है और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो पहली बार 3 महीने के नीचे जो आके बंद हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं ऑटो की जो इंडेक्स के बारे में, तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है लगभग 2% का अच्छा ग्रोथ दिखाया है और इसमें कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली और भी अन्य फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज है, उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर की जो इश्यूज है वो अब पीछे चली गई हैं, तो एक टाइप से एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में देखने मिला। उसके अलावा आप ले लीजिए मेटल, रियल्टी, इंफ्रा, मीडिया, फार्मा, ये सारे स्टॉक्स और सारे सेक्टर्स में बेसिकली तो 1 से 1.5% तक का गिरावट देखने मिला है। और जो मिड कैप के ब्रॉडर इंडिसेस के बारे में बात करें तो लगातार दूसरे दिन की तेज़ी के बाद आज जो है उन्होंने अपने 2 दिन के गेनिंग स्ट्रीक को भी स्नैप किया है। और उसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में बात करें, वो लगभग 2.5% गिर गई थी डेज हाई के लिए और सबसे बड़ा गिरावट जो है आखिरी आधे घंटे में देखने मिला था। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो सबसे पहले मारुति सुजुकी रहेगा आपका टॉप गेनर रहेगा आपके निफ्टी में। ऑफ कोर्स वो जो ऑटो की इंडस्ट्री की न्यूज़ थी सेमीकंडक्टर की, जो पीछे चली गई है और मलेशिया में जो है प्रोडक्शंस स्ट्रांग हो रहे हैं, तो एक टाइप से पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। याद रखिए मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत बेहतरीन है, स्पेशली पैसेंजर कार्स में भारत में। उसके अलावा महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली क्योंकि सारे ऑटो पैक एक साथ भाग रहे थे। उसके अलावा टेक महिंद्रा में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिली और ये सारे स्टॉक्स 2 से लेकर 5% तक का ग्रोथ दिखाए थे। निफ्टी लूजर्स की भी बात कर लेते तो श्री सीमेंट था वन ऑफ द टॉप लूजर्स और उसके अलावा एसबीआई, टाटा कंज्यूमर और रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उसके कारण जो है निफ्टी में एक टाइप से पुल बैक देखने मिली। शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए शरद।
शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन अकासा ने 72 बोइंग 737 मैक्स जेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया है और अकासा ने इसके लिए बोइंग के साथ $900 करोड़ का करार भी किया है। अकासा को इन विमानों की डिलीवरी 2022 से शुरू हो जाएगी और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी से। बताएं उत्कर्ष, क्या है अकासा को लेकर ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, ये जो बात चल रही थी, इनफैक्ट हमारे टीवी नाउ के व्यूअर्स हैं उनको हमने कुछ 20-25 दिन पहले बताया भी था ये बात की बातचीत चालू है और फाइनल स्टेजेस में है। इनफैक्ट ये डील बहुत थोड़े कुछ दिन पहले हो चुकी थी। दोनों पार्टी जो है वो दुबई एयर शो का इंतजार कर रही थी। क्यों 737 मैक्स इंपॉर्टेंट है? दो वजह से 737 मैक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 737 मैक्स और A320 नियो ये 15 से 20% की आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा देते हैं, पहली चीज है। दूसरी, 737 मैक्स और बोइंग जो है वो काफी समय से इंडिया में पीछे जा रहा था एयरबस के, क्योंकि अगर आप जितनी भी नई एयरलाइंस देखे वो एयरबस के विमान लेके आ रही थी, एयरबस 320 पे ज्यादा जोर था और इसलिए बोइंग की री एंट्री जरूरी थी। इसलिए नेगोशिएशन प्राइस अकासा को भी लगा और जेट एयरवेज ने भी यही कर रहा है कि 737 मैक्स से बात कर रहा है कि जो प्राइस आप नेगोशिएट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा बेटर बोइंग के साथ मिल सकते हैं। बोइंग वापस आना चाहता था इंडिया में, 737 मैक्स को झटका लगा था, करीब 2 साल के लिए वो बैन रहा था हिंदुस्तान में और केवल स्पाइस जेट ये था जो इस विमान को उड़ा रहा था। वो एक अच्छी खबर है। जो आप 72 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है सूत्रों से, वो ये है कि शुरुआती दौर में कुछ 19 से 20 एयरक्राफ्ट आएंगे जो कि लॉन्च के लिए इस्तेमाल होंगे। बैंगलोर, मुंबई और बाकी मेट्रो से जोड़ने की कोशिश करेगी अकासा यहाँ पर और उसके बाद धीमे धीमे करके 72 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। बड़े ऑर्डर का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपको जो लंबी डील होती है वो अच्छी मिलती है। देखिए, इंडिगो के तर्ज पे यहाँ पर अकासा को खोला गया है। ये बात को देखा गया कि जिस तरीके से इंडिगो ने शुरुआत करी थी और बड़े ऑर्डर्स के साथ धीमे धीमे करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाया था, उसी तरीके से अकासा भी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, आदित्य घोष यहाँ पे बोर्ड में है, विनय दुबे क्योंकि जेट एयरवेज के सीईओ थे वो इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है और जैसा कि आप कह रहे हैं राकेश झुनझुनवाला भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो इन तीनों जो दिग्गज है उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है उससे ये एयरलाइन चल रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा एयरपोर्ट ऑपरेटिंग परमिट, क्योंकि अब आपके पास जो विमान है और विमान की डिटेल्स है वो आ चुकी है। समर तक की जो डेडलाइन है वो अब लग रहा है कि अकासा पार कर लेगी और समर तक आपको पहला विमान अकासा का उड़ते हुए दिख जाएगा। शुक्रिया उत्कर्ष। और एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस साल नए लेबर कानून का लागू होना मुमकिन नहीं है। ET नाउ सदोश को सूत्रों से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। ये बताया जा रहा है कि नए लेबर कोड्स पर राज्यों ने अभी तक नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद ही ये नए कानून अगले साल लागू हो सकते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी देने के लिए। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि 4 कोड्स हैं, जिसको कि 4 कानून आप कह सकते हैं, जिसमें कोड्स ऑन वेजेस है, सोशल सिक्योरिटी पर अलग कानून है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पर है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये 4 कानून बने हैं 44 कोड्स को मिलाकर। लेकिन इसको लागू करने के लिए काफ़ी समय से कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट की इस पर मंजूरी मिल चुकी है। लागू तब होगा जब राज्य सरकारें इस पर नियम बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लेंगी। लेकिन अभी तक जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, करीब 20 राज्य जो हैं वो अभी इस प्रक्रिया में है कि वो नियम बनाएं। करीब 8 से 9 राज्यों ने ही अपने नियमों को अंतिम रूप दिया है और ड्राफ्ट को फाइनल किया है। लिहाजा इस साल इस बात की संभावना नहीं है कि ये कानून लागू हो पाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि पूरे देश भर में इन 4 नए लेबर कानूनों को एक साथ लागू किया जाए। सरकार ने पहले का जो टारगेट तय किया था इस साल, वो अप्रैल का तय किया था, लेकिन नहीं हो पाया। कोरोना की वजह से भी इसमें देरी हुई। अब हमें जानकारी मिल रही है कि अगले साल ही इसको लागू किया जाएगा और वो भी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि श्रम मंत्रालय ने पिछले हफ्ते राज्यों के साथ इस पर बैठक की है और उन राज्यों से गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी जो उनके यहाँ नियम बनाने की प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दिया जाए और फिर इसको लागू किया जाए। आगे बढ़ते हैं। IRCTC ने रामायण स्पेशल ट्रेन की सफलता को देखते हुए और धार्मिक ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें सिख समुदाय के धार्मिक स्थलों के लिए चलाई जाएंगी और इसके अलावा IRCTC जल्द ही स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाएगी, जिसका संचालन कोई प्राइवेट कंपनी कर सकती है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। बिल्कुल, IRCTC धार्मिक स्पेशल ट्रेन जिसमें सबसे पहले रामायण स्पेशल ट्रेन चलाई, उसकी सफलता से उत्साहित होकर के रेलवे जो IRCTC है और धार्मिक स्पेशल ट्रेन चलाएगी और इसी फहरिस्त में अगली ट्रेन वो सिख समुदाय के लिए होगी। सिख समुदाय के जो तमाम धार्मिक स्थल है
उनको जोड़ने वाली एक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। तो न केवल सिख समुदाय बल्कि इसके बाद में जो बुद्धा सर्किट स्पेशल ट्रेन है उसमें भी जो मौजूदा ट्रेन चल रही है इसके फेरे की संख्या बढ़ाएगी, इसमें जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएगी। कुल मिलाकर के आईआरसीटीसी जो धार्मिक स्पेशल ट्रेन है इनकी संख्या बढ़ाएगी, ज्यादा धर्मों के लिए चलाएगी। इसके जरिए कोशिश ये करेगी कि जो श्रद्धालु हैं उनको उनके जो धार्मिक स्थल है उनसे जोड़ने के लिए ट्रेन चला करके उनका फायदा तो हो गई, साथ ही आईआरसीटीसी की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि ये जो ट्रेनें चलाएंगी ये सेमी लग्जरी ट्रेन होंगी। लेकिन एक और योजना है जिसपे आईआरसीटीसी ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ये योजना है कि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने की। इसमें प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित किया जाएगा कि वो आगे आए और स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाएं। इसमें जो बड़े नाम है जैसे मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक, इजी ट्रिप, ऐसे जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके साथ चर्चा भी की गई है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए किसी को कोई पॉपुलर डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलानी है, डिमांड है, तो वो प्राइवेट प्लेयर आकर के बिडिंग प्रक्रिया के जरिए ट्रेन हासिल कर सकता है, ट्रेन चला सकता है। तो इसमें भी आईआरसीटीसी अपने लिए फायदा देख रही है आमदनी बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर के एक तरफ धार्मिक स्पेशल ट्रेन तो दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित करके स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने की योजना है आईआरसीटीसी की। और एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी और प्रोफेशनल सर्विसेज पर एमएसएमईज के लिए जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चंद्रकांत सालुंखे ने ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता खुशबू तिवारी से बातचीत में कहा कि एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ अभी प्री कोविड स्तर पर पहुंचना बाकी है। कच्चे माल, स्किल्ड लेबर और ट्रांसपोर्ट लागत में बढ़ोतरी ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अगले बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। सर, आफ्टर कोविड, पहले कोविड के दौरान हमने देखा सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद थी, अब रिवाइवल की बात हो रही है। किस तरह का रिवाइवल हम देखने को मिल रहा है एसएमई सेक्टर में? देखिए, एसएमई सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी बढ़िया हो रहा है। जैसे अभी इस लास्ट मंथ का आपने इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा कम दिखाई दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे माहौल थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होते जा रहा है एसएमई सेक्टर में कि जिस तरह से उन्हें कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए और लेबर भी आ रहे हैं, मैन पावर भी मिलते जा रही है और मोस्टली बैंकर्स का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स एमएसएमई सेक्टर वो थोड़ा पॉजिटिव होते जा रहा है। मुझे लगता है ये अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है कि एसएमई सेक्टर ने इसमें बढ़ावा करना चाहिए। सर, किस तरह की रिकवरी, क्या प्री कोविड लेवल की पे मैन्युफैक्चरिंग आ चुकी है? क्या उसमें अभी भी किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, प्री कोविड लेवल पे हम लोग पहुंच रहे हैं बट चैलेंजेस बहुत है। जैसे कि हमारे जो परचेस करने वाले जो एसएमईज है, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा हुआ है, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ने से बहुत दिक्कतें आई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लेबर जो पहले गया था, जो टेक्निकल लेबर है, जो स्किल लेबर है, पहले जो डाइवर्ट हुआ था, जो माइग्रेट हुआ था, वो अब आ रहा है लेकिन वो उसका तो कॉस्ट बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ते जा रही है और जो परचेस का जो दायरा है, कॉरपोरेट रेट तो बढ़ा नहीं रही है लेकिन उनको सस्ते में माल चाहिए और एसएमई सेक्टर थोड़ा इसमें सोच रहे हैं कि इसको अगर परचेस किया जाए या कैश परचेस में जाने से हमको सहूलियत मिलती है, वो देख रहे हैं। बट मोस्टली आई सजेस्ट द स्टील इंडस्ट्री और अदर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर थोड़ा सा रेट का अगर कम हो जाए तो मुझे लगता है एसएमई सेक्टर का परसेंटेज भी प्रॉफिट का बढ़ सकता है। Sir, what kind of new registrations or upcoming SMEs have you seen? And some SMEs that had to close their shops during the COVID time, are they coming back to the fore? देखिए, बहुत सारे एसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे, जो सप्लायर में थे, जिनके शॉप्स थे, जिनके रिटेल में थे, वो पहले बंद कर चुके थे क्योंकि उसका सेल भी नहीं होता था, मैन पावर भी नहीं होती थी। बट अभी धीरे धीरे लास्ट सितंबर से शुरू होने जा रहा है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड कंटिन्यू रखना चाहिए, बैंकर्स थोड़े आगे आने चाहिए, रेट कम लगाना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाना चाहिए और प्रोसेसिंग फास्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारे इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी हो तो एसएमई सेक्टर के लिए अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि $2 ट्रिलियन का जो अगर हम एक्सपोर्ट देख रहे हैं 2030 तक, उसके लिए यही टाइम है इसका फाउंडेशन अच्छी तरह बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के विनिवेश के बाद एविएशन सेक्टर की तस्वीर क्या होगी? क्या आसमान में किरायों की जंग छिड़ जाएगी? इंडिगो के सीईओ रणजॉय दत्ता ने ईटी नाउ स्वदेश के साथ बातचीत में कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि प्राइस वॉर जैसी कोई चीज होगी और अगर कुछ होगा भी तो इसके लिए टाटा जिम्मेदार नहीं होंगे।
If I could just talk about the market share, what you have, the market share of 50% plus does give you a dominant edge. It is quality and it is size of operations which do kick in when it comes to managing a large fleet size like Indigo. Could there be a price war? Could there be disruption? Could there be Tata's trying to come back and want to gain more market share, and that may hurt the incumbents? Do you see this kind of a price war in the skies? No, because it's good to have healthy, economically responsible competitors. And I believe that is what the Tata Group will be. Comparatively, I wouldn't classify the old Air India as an economically responsible airline. We know that for years they were funded by taxpayers. So obviously they were not pricing the product correct. Therefore, I think this is good again from a pricing standpoint to have not airlines which are floundering, not sure where they're going, have a clear vision, have a clear cost structure, and then price responsibly. So I think I don't foresee any price wars. I see only responsible pricing. Let me ask my next question not on behalf of a shareholder but on behalf of a consumer. Yes. I wanted to travel on the long Diwali weekend and I had to shell out in 5-digit for an air ticket to Delhi to Mumbai. Yes. Do you think air prices today are a function of high fuel prices and consumers are paying more, or this is pure demand which is coming back, which in a sense is giving pricing power back to airlines? So let's talk of pricing of airlines in India. The first point is that Indian air ticket prices are the lowest in the world. Okay? They're the lowest in the world. We know the cost pressures we face, especially with ATF and high taxes and so forth. Yet, airfares in India are the lowest in the world. And not by a little bit, by a lot. Secondly, yes, prices are sometimes they're low, sometimes they're high. But as a consumer, if you are buying, I would say intelligently, if you're looking for a good deal, they're always there. You just have to plan your trip in advance and you will get a low price. Now, the fact is that if you're going to be at last minute purchaser, yes, you will pay a high price. And that's the way airline pricing works. But the overall point is, on any global comparison, Indian prices are the lowest in the world. और सुदेश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद